नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी से देश में जहां संकट का काल है, वहीं उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। अस्पताल भर गए थे, शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतारें थी, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। हर रोज किसी अपने के जाने की खबर आती थी, मौत तांडव कर रही थी। भाजपा के अपनों ने ही व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, कुछ विधायकों ने अपने लिए ही बेड नहीं मिले, वो विधायक भी आज हमारे बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री भी इस दौरान पॉजिटिव हो गए। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री पॉजिटिव होने के दौरान भी लगातार मीटिंगें करते रहे, काम करते रहे, अफसरों से दिशा निर्देश देते रहे। अब मुख्यमंत्री ठीक हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, लेकिन जिस दिन से कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, वे लगातार दौरों पर हैं, फैसले ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक निर्णय करते जा रहे हैं। सीएम के इस दौरे से क्या व्यवस्थाओं में सुधार होगा? क्या कोरोना से हम जीत सकेंगे हर जंग? इसी पर आज हमारी डिबेट है और इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक मनोज पांडे, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता। हमारा पहला सवाल कपिल देव अग्रवाल जी से ही रहेगा। कपिल देव जी, ये बताइए, सीएम योगी के दौरे से क्या फर्क पड़ने वाला है? सीएम योगी जब से कोरोना की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार फैसले कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो दौरे हो रहे हैं, इन दौरों में कुछ देरी हो गई? चाहे वो पंचायत चुनाव की वजह से हुई हो, चाहे वो बंगाल चुनाव की वजह से हुई हो, क्या इसकी वजह से उत्तर प्रदेश ने काफी कुछ खोया है? आप क्या सोचते हैं? कपिल देव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अभी आइए, बताइए। जी भाई, तो बताएं। कपिल देव जी, मेरा सवाल आपसे है कि सीएम मेरा सवाल आपसे है कि सीएम योगी अब लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं। आज उनका तीसरा या चौथा दौरा है, जहां वे नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का दौरा करेंगे। क्या आपको लगता है सीएम योगी के दौरे से व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, या जो हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं वो जंग हम जीत सकेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस कोरोना काल जैसी महामारी के बीच में स्वयं निकल करके जनता के बीच में आए। कोविड कमांड सेंटर जा रहे हैं, जिला प्रशासन से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मेरा मुख्यमंत्री जब जमीन पे उतरता है, यानी गांव, देहात, शहर तक जाता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन और अधिक मुस्तैदी से काम करता है। इसका मतलब ये नहीं मुस्तैदी पहले नहीं थी, पर वो और अधिक मुस्तैदी से काम करेगा, हॉस्पिटल और अच्छा काम करेंगे। वो स्वयं अपनी आंखों से अपने सामने होते हुए उस काम को देख सकेंगे। डॉक्टर्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर भी जरा और अधिक सक्रियता आएगी। कपिल देव जी, और मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जी कपिल देव जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है? क्योंकि एक हफ्ते पहले तक स्थितियां ये थी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, मरीज परेशान थे, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा है। अस्पतालों की स्थितियां बहुत भयावह थी, भर्ती हो नहीं रहे थे। हजारों, मतलब लोग इधर से उधर फोन कर रहे थे कि उन्हें केवल एक बेड मिल जाए, एक वेंटिलेटर मिल जाए, कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए। ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग वालों ने भी अपनी चांदी काटी है। तो आपको नहीं लगता कि इस जो दौरे हो रहे हैं, या इस समय जो एक्शन मोड में योगी दिखाई दे रहे हैं, इसमें थोड़ी देरी हुई है? मुझको लगता है कि देरी नहीं हुई है। पहले आप ये दिक्कतें तो थी, इतनी बड़ी आपदा एक साथ आई है जिसकी किसी को कल्पना नहीं। एकदम हॉस्पिटल की डिमांड, डॉक्टर्स की डिमांड। अब आप देखिए, अगर 200 पेशेंट हैं, डॉक्टर 4 हैं, तो 4 डॉक्टर 200 पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे? उसी तरह ऑक्सीजन की डिमांड थी, जब पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन के साधन उतने नहीं थे। तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बातचीत करके, अन्य प्रदेशों से बातचीत करके, केंद्र में बातचीत करके ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है, बेड की व्यवस्था कराई है। जो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, तो वैक्सीन की व्यवस्था हो पाई है। यानी कम समय के अंदर अधिक व्यवस्था करने में मुख्यमंत्री जी का हेडक्वार्टर पे रहना जरूरी था। तो मुख्यमंत्री जी ने हेडक्वार्टर पे लेकर के उन सब चीजों की अलग अलग चैनल से व्यवस्था करने का काम किया, जिससी चीज की जरूरत को थी। अब चूंकि व्यवस्थाएं माफ हो गई हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हुई हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई है, डॉक्टर की व्यवस्था काफी हुई है, तो चीजें कंट्रोल होनी शुरू हुई हैं। आज कोविड के केस भी कम हो रहे हैं, और जो हमारे रेट लगातार हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन पॉजिटिव केस का लगातार गिरावट आई है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा संभल गए।
असम में तो मुख्यमंत्री लगातार धरातल पे स्वयं उतर करके, जमीन पे स्वयं उतर करके जाकर के देख भी रहे हैं और केवल चेक नहीं कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स का, उन टीम का, उन पैरामेडिकल स्टाफ का, उन सबका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल चेकिंग करना नहीं है, उन सबका उत्साहवर्धन भी करना है जो कोविड के कारण में अपने जान को जोखिम में डाल करके लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री इस सूबे का मालिक आकर के किसी डॉक्टर के कंधे पे हाथ रखेगा, किसी डीएमई पीठ थपथपाएगा, तो उसके काम करने की हिम्मत और ज्यादा अधिक पड़ेगी। तो मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री डबल टेक पे काम कर रहे हैं, उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं और क्रॉस चेकिंग भी। कपिल देव जी के बाद हम मनोज जी से बात करते हैं। मनोज पांडे जी हाल ही में खुद भी कोरोना से जूझ रहे थे, लंबे समय तक वे भर्ती रहे। कोरोना से उन्होंने अभी अभी जंग जीती है। मनोज पांडे जी एक अच्छे तेज तर्रार नेता हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। मनोज पांडे जी, आप इस त्रासदी के दौर से गुजरे हैं, आपको क्या लगता है ये जो व्यवस्थाएं हैं या मुख्यमंत्री इस समय जो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि धरातल पे कहीं व्यवस्थाएं हैं या धरातल पे कहीं प्रशासन दिखाई दे रहा है? आपकी अपनी सोच क्या है? चलिए जी, मनोज पांडे जी, अभी आप हमारा आपसे आपका फ्रेम कट गया था। मेरा सवाल मैं आपसे दोहरा देता हूं। सरकार के दावे हैं कि उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। आप क्या सोचते हैं, जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के आपका सोचना क्या है? आप खुद भी अभी हाल ही में कोरोना से जंग जीत करके लौटे हैं। हेलो हेलो। चलिए, हम मनोज जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं प्रियंका जी से पूछ लेता हूं। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे यही सवाल आपसे है। मुख्यमंत्री पिछले जी 10 दिन से लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय कहां है? कांग्रेस इन व्यवस्थाओं को कहां देखती है? प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं, वे उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जता चुकी हैं और वो सहयोग का अपील भी कर रही हैं कि वे सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, अपनी सलाहें भी दे रही हैं। कांग्रेस प्रदेश की स्थिति को इस समय कहां देखती है? देखिए, सबसे जो कांग्रेस प्रदेश की स्थिति को कहाँ देखती है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देश प्रदेश की जो जनता है उसकी स्थिति वाकई में है क्या। अगर हम आंकड़ों को छुपाने में पूरा फोकस करेंगे तो शायद हम कहीं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिन्हें आज सबसे ज्यादा जरूरत है, इलाज की, दवाइयों की, ऑक्सीजन की, ब्लड की। आज भी ब्लड की मारामारी है, इसे बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। शहरों में जरूर कुछ केसेस कम हुए हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालत है वो बेहद सोचनीय है। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिल्कुल लचर हालत में है, और वहां पर जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से आप देखिए कि गंगा में जो लाशें बह रही हैं वो इस बात की गवाह है कि क्या स्थिति हो रखी है। जिनके पास लकड़ियों के पैसे नहीं है वो दवा, इलाज और टेस्टिंग, इन सारी सुविधाओं से पूरी तरह महरूम है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो सरकार अब तक सो रही थी। जब तक पंचायत चुनाव के इलेक्शन चले तब तक वो सोती रही। इनके खुद के विधायक, इनके खुद के मंत्री लेटर लिख लिख कर ये आगाह करते रहे कि क्या स्थिति हो रही है। आप देखिए कि जहां एक विधायक जिनकी पत्नी को अस्पताल में नहीं लिया जा रहा था, उन्होंने लेटर लिखकर अपनी जो है व्यथा व्यक्त की। उस प्रकार आप सोचिए कि एक आम आदमी का क्या हालत होगी। ऑक्सीजन की जो किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ है वहां की स्थिति में बता दूं कि कितनी भयावह है। आज ये कह रहे हैं कि शहरों में केस कम हुए, पर अगर आपके पास वेंटिलेटर खाली पड़े तो आप गांव से लोगों को लाइए ना, आप उनको वहां भर्ती करिए। क्यों गांव में लोग बिना इलाज, बिना वेंटिलेटर, बिना ऑक्सीजन और बिना जो है दवाइयों के मरे जा रहे हैं? आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?
आप अभी तक आप मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप अब दौरा करने ठीक है, निकले हुए हैं। जो काम आपको टास्क फोर्स बनानी ठीक है, ठीक, चाहिए, जो काम आपको घर में बैठ के कर बिल्कुल, लेना बिल्कुल। चाहिए, वो आप घूम फिर कर नहीं कर प्रियंका पाएंगे। जी, ये समय अपनी प्रियंका जी, हम आपके सवाल का जवाब कपिल देव जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले हम मनोज पांडे जी के पास जाते हैं। मनोज पांडे जी हमसे जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी, आप अभी अभी कोरोना से जंग जीतकर लौटे हैं। क्या हालात हैं? आपने किस दौर को देखा है? इस समय उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या हैं? आप किस तरह से देखते हैं प्रदेश को? आज कहां खड़े हैं हम? देखिए उपाध्याय जी, देश में कई बार महामारी आई है। कुछ महामारी ऐसी भी आई है जो हम लोगों के बहुत बचपन काल में आई है, कुछ हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा और सुना है। लेकिन जो अपने काल में इस महामारी के चलते जो दयनीय परिस्थितियां जिसमें मानवता तार तार हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में कभी ये देखना ना पड़े। देखिए, दो तरीके की चीजें आई हैं। एक तो वो आई है जो गवर्नमेंट जितने केसेस दे रहा है, जिसमें कैजुअलिटी दिखा रहा है, और एक दूसरे केसेस हैं जो ना कि रिकॉर्ड में है, ना उनकी जांच हुई है, ना उस पेशेंट को मालूम है कि हमें कोविड है। और मैं बहुत दावे से कहता हूँ, हम लोग गांव की राजनीति करते हैं, चुने हुए विधायक हैं और सरकार भी चलाई है दो बार, लेकिन जिस तरीके से आज गांव की स्थिति है, मैं कह सकता हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें एक ग्राम पंचायत में एक डेथ ना हो जाए। तो वो भी डेथ हो रही है इस तरीके की कि ना उनकी कोई कोविड जांच करने कोई आया, ना कोई डॉक्टर आया, ना उनको कोई दवाई मिल रही, ना वो अस्पताल जा पा रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं तो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ बेड्स नहीं है, दवाई नहीं है, कोई देखने को नहीं तैयार है। और झोला छाप डॉक्टरों की मेहरबानी पर वो जितने दिन चले चले और उनकी डेथ हो रही है। मैं कह सकता हूँ कि पूरे कोविड और कोरोना काल को, क्योंकि मैं खुद उसका इफेक्टिव पर्सन रहा हूँ, मैंने देखा है। आप और तो छोड़ दीजिए, जब मेरी स्थिति नाजुक हुई, मैंने एक सरकारी अस्पताल में पीजीआई में मैंने बात किया कि हमें एडमिट होना है, और मैं 3 दिन तक लगातार बात करता रहा, लेकिन हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला और हमें खुद में बेड्स नहीं मिल पाया उस हॉस्पिटल में। तो मजबूर होकर के हमको कहीं दूसरी जगह अपनी चिकित्सीय सेवाएं लेनी पड़ी। ये तो एक विधायक का है। हम लोग बहुत दुखी हैं इस समय। हम लोग इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने देखा है इस बीमारी की स्थिति में कि लोगों के 200-400 कॉल आते थे। लोग ऑक्सीजन की डिमांड करते थे कि मंत्री जी हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए, विधायक जी हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि विधायक रहने के बाद निजी साधन और संसाधन से शायद 20% है, 80% लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल। मनोज पांडे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कपिल, बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज पांडे जी और प्रियंका जी के सवाल, कपिल देव जी दोनों ने ही कहा है कि गांव के हालात खराब हैं। गांव में मतलब अंबार लगे हैं, मौतें हो रही हैं, उन्हें उनके आंकड़े दर्ज नहीं हो रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं, प्रशासन आंकड़े छुपाने में लगा हुआ है। तो कपिल देव जी, स्थितियां हैं कहाँ? शहरों को तो हमने ठीक है आप संभालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गांव कहाँ जाएंगे? लाशें, मतलब 2-2 हजार लाशें एक साथ गंगा के किनारे तैरती हुई मिल रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है कपिल देव जी? ये ज्वलंत सवाल है। देखिए दिक्कतें हुई हैं और संकट आया है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर हमारे मित्र मनोज जी कोरोना में रह करके आए हैं, तो कोरोना में आने से पहले इन्होंने स्वयं भी बहुत सारे प्रिकॉशन अपने लिए होंगे, सैनिटाइजर यूज किया होगा, मास्क भी लगाया होगा, तभी पॉजिटिव हो गए। तो यानी ऐसा मिला करके सब लोग किसी ना किसी रूप में, अधिकांश लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और वो किसी ना दल को छोड़ रहा है ना किसी धर्म को छोड़ रहा है। यानी सब लोगों को किसी ना किसी रूप में कोरोना हुआ है। कई हमारे पत्रकार साथी, सीनियर पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, सभी वर्ग के लोगों को किसी ना किसी रूप में इससे प्रभावित होना पड़ा है। इसको भी इग्नोर भी नहीं कर रहे, इसको मना भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी मित्रों ये है कि हम सब सामूहिक रूप से इसका मुकाबला करें। जो साधन हमारे पास है, उस साधन को आवश्यकता तरफ बढ़ाएं और उन साधन को ईमानदारी से लागू करके कोरोना के मरीज को उसको पहुंचाने का काम करें, उसका इलाज ठीक प्रकार से हो, और ठीक प्रकार से इलाज हो करके उसको कोरोना से मुक्त करा करके उसको बाहर लाया जाए। जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको यानी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कोई बहुत अधिक टीका का विषय कपिल देव जी, कपिल देव जी, आपकी एक कपिल देव जी, मेरी बात सुनिए। कपिल देव जी,
आपकी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, आप कह रहे हैं व्यवस्था करना चाहिए, ये व्यवस्था करेगा कौन? सरकार आप हैं, आप जब सरकार हैं तो ये व्यवस्थाएं कौन करेगा? देखिए गांव-गांव तक सीधा सुनिए, गांव-गांव तक पैरामेडिकल की टीम गांव-गांव तक पहुंची है। कल भी मैं अगर मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर में विधायक हूँ, मुजफ्फरनगर में कल मुजफ्फरनगर क्षेत्र में 50 रिक्शाएं हमारी लगातार चल रही है, गांव-गांव के अंदर वैन चल रही है, गांव-गांव में जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके पास जाना, उनको पूरा पैकेज देना, उनका टेस्ट करना, उनका जो है टेम्परेचर चेक करना, और अगर वो किसी प्रकार से कोविड का झाले बढ़ता है, टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन की डाउन होती है, तो हॉस्पिटलाइज करना, ये काम लगातार गाँव-गाँव तक होता है। आप गाँव में अगर टीवी की कैमरे की टीम को भेजिए, तो आपको इस समय भी काम करती नजर आएगी 5 बजे इस समय। तो मेरा मतलब ये नहीं काम कर रहे हैं, काम लगातार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिल्कुल बॉटम तक टीम जा रही है। मेरा कहना केवल ये है कि जो लोग जा रहे हैं हमको उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी कमियां रह गई होंगी, कुछ चीजें छूट गई होंगी, तो हमको बताइए, उनको हम करेंगे। लेकिन केवल टीका टिप्पणी, केवल निगेटिविटी, केवल उल्टे चश्मे से देखना और केवल कमियां ढूंढ करके लाना, ये समय नहीं है। समय ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, जो कोरोना में काम कर रही डॉक्टर की टीम काम कर रही है, उसका भी परिवार है, उसका भी बेटा और पत्नियां हैं, उनको अप्रिशिएशन नहीं हो रहा है। मेरे विपक्ष के साथियों को कि मेरा निवेदन और सुझाव है कि उनका अप्रिशिएशन भी करना सीखें, क्योंकि वे लोग अभी किसी पार्टी के नहीं है, वे हम सबके हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। और अगर वे जान की बाजी लगा करके रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, हम मनो अब हम ठीक है कपिल देव जी, ठीक है। अब हम मनोज पांडे जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनोज पांडे जी, वैक्सीन को लेकर के इस समय पूरा देश हाहाकार कर रहा है। वैक्सीन की कमी है, इससे इनकार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर किया है, पहली ऐसी सरकार है जिसने ग्लोबल टेंडर किया है, बाद में अन्य सरकारें आई हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि आपके नेता तो कह चुके थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है। अब समाजवादी पार्टी का आज की स्थिति में, आज की तारीख में स्टैंड क्या है? क्या वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपकी वैक्सीन की भी बात का जवाब, अब बहुत देश के नहीं बल्कि देश के एक आप बड़े प्रेस जो है सीनियर रिपोर्टर हैं और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रखता हूँ उनका, मैं निश्चित रूप से इसको मानता हूँ कि एक वैश्विक महामारी है, पूरे देश को एक साथ खड़े होकर के लड़ाई करनी है और रणनीति देखिए जिसके पास शक्ति होती है, लोकतंत्र में जुड़ करके भेजता है, उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो राहत दे। तंत्र और ताकत उसी के पास रहती है। आपको देखना चाहते हैं 19 ये कोरोना महामारी आई विश्व में, मानते हैं तमाम देश मैंने उस समय भी हमें जानते कि बजट पर हमने की ओर बोला था, उस समय भी हमने सरकार से निवेदन भी किया था और संदेश को संदेश भी किया था कि देश जो हमारे पीएससी और सीएचसी हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। अगर इनका नाम हम पीएससी सीएचसी से हटा करके रिफर हॉस्पिटल रख दें, नहीं होगी। आज वहाँ स्टाफ नहीं है, आज वहाँ पर कोई मशीन नहीं है, आज वहाँ दवाएं नहीं है। और ठीक याद है कि मार्च में होली के बाद हमारे देश हम उसको भी भुला देते हैं। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज 7 महीने पहले जब WHO ने ये आगाह किया भारत सरकार को कि सेकेंड लहर बहुत जल्द देश में कभी भी आ सकती है, और ये पहले ही लहर से और पहले जो हम लोगों को संक्रमण हुआ था उससे ये बहुत तेजी रही और बहुत घातक रही। उसने गंभीरता से इसको पत्र लिख करके बकायदा भारत मनोज जी, आप वैक्सीन पे जवाब नहीं दे रहे। आप वैक्सीन का जवाब नहीं दे रहे। आप वैक्सीन का जवाब नहीं दे रहे। जी, मैं वैक्सीन पे आऊंगा, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा और अच्छा जवाब उसका आपको दूंगा। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग सरकार में थे, सरकार के नुमाइंदे हैं, जब WHO जैसी स्वास्थ्य की सबसे बड़ी विश्व की संस्था ने ये कह दिया हो, 8 महीने में हमने क्या किया? हमने कितने हॉस्पिटल बनवाए, हमने कितने नए वेंटिलेटर्स लगाए, हमने ऑक्सीजन के प्लांट तब क्यों न लगवा लेते? काश लाखों लोग जो मर गए ऑक्सीजन के बिना, शायद वो मौतें
आपने वैक्सीन की कही, हमारी पार्टी हमारे नेता का ये स्पष्ट स्टैंड था। उन्होंने देश के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया, उनको बधाई दिया जिन्होंने वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद इस वैक्सीन को भारत के लिए तैयार किया है। उनका कहना था कि पहले गरीबों को और सबसे कमजोर लोगों की वैक्सीन लग जाए तब मैं ये वैक्सीन लगाऊंगा, उनका ये कहना था। तो वैक्सीन का तो तरीका वही अपनाया गया का, पहले स्टेप बाय स्टेप लगाया गया था, लेकिन जो भ्रम उत्पन्न हुआ उसकी वजह से शुरुआत जब वैक्सीनेशन का हुआ था तब लोग वैक्सीन से वंचित रह गए। देश में जब कोई वैज्ञानिक दवाएं वैक्सीन लेकर आते का एक्शन होता है, एक्शन भी होता है। इस ये भी नहीं कह सकते, बहुत सारे पेशेंट आते हैं पीजीआई के डायरेक्टर जिनको दोनों डोज लग गई थी वो उसके बाद भी इफेक्टिव हुए हैं। अगर आप इस तरह केस देखें तो मध्य प्रदेश के मंत्री जी को भी ऐसा हुआ, गुजरात के एक मंत्री हुआ, तमाम विधायकों को हुआ जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया था, दोनों डोज लेने के बाद उनको कहीं न कहीं पॉजिटिव हुए। देखिए ये तो एक लंबे अनुसंधान की बात है, लेकिन समाजवादी चलिए वैज्ञानिकों को मनोज जी, मनोज पांडे जी जवाब देने में बहुत चतुर हैं। मनोज पांडे जी जवाब देने में बहुत चतुर हैं, उनसे जीत पाना मुश्किल है। हम प्रियंका जी गुप्ता जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, शुरू में कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव हो, सभी ने वैक्सीन पे सवाल उठाए। और आज स्थिति यह है कि अमेरिका ने जब अपने यहाँ वैक्सीनेशन लगभग कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मास्क हटाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ शुरू में विपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया, क्या आपको नहीं लगता कि उससे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था हमारा प्रभावित हुआ और हम कहीं ना कहीं चूक गए? वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन लगाकर इस बात को पूरी तरह से जनता के सामने रख देना चाहिए था कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। अन्य देशों में यही हुआ, सबसे पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने अपने जो वैक्सीनेशन करवाया और उसको पूरा ऑनलाइन किया। तो हमारा सवाल ये है कि जब वैक्सीन हमारे देश के लिए इतनी जरूरी थी और अगर उसको जो है हमारे देश के लोगों को पहले मिलना चाहिए था तो वो हक पहले हमारे देश की जनता था, तो अब उसको निर्यात क्यों किया गया? 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन निर्यात कर दी गई और हमारे देश में अभी तक लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आप बात करें कि इन्होंने वैक्सीन ड्राइव चलाई है, उसके वैक्सीन ड्राइव चलाने से क्या फायदा? 18 से 44 साल के लोगों को अभी भी वैक्सीन नहीं मिल रही है, बिना वैक्सीन के वैक्सीन ड्राइव चल रही है। आप ये बताइए कि जब इनसे ये सवाल पूछा गया, अपनी आलोचनाओं से ये सरकार इतना डरती है कि जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है दूसरे देश में क्यों भेज दी, तो ये उस जो एक पोस्टर लगे हुए थे उसको ये जो है जेल में डाल देते, उस पोस्टर लगाने वालों को। तो ये आप देखिए इनकी लड़ाई किससे है? इनकी लड़ाई अपने आलोचना करने वाले लोगों से है, इनकी लड़ाई उनसे नहीं है। इनकी लड़ाई अदृश्य जो कोरोना वायरस है उससे कम और बल्कि जो इनकी आलोचना करते हैं उनसे ज्यादा है। आप ये बताइए कि इन्होंने अभी तक इसका कोई समाधान किया है कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनकी एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था की गई, उन बच्चों की देखरेख के लिए क्या इन्होंने जो है व्यवस्था की है? जिन माँ बाप ने अपने कमाने वाले बच्चों को खो दिया है, जिनके पास जिनका सहारा नहीं बचा है, उनके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था? अभी तक कोई ऐसा ऐलान किया है? नहीं किया। आप देखिए कि जिस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है, उसका व्यापार बंद हो चुका है, उसके पास जो है रोज की अर्निंग नहीं है, फिर भी उसके लिए इन्होंने क्या सुविधा दी? कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई, बिल्कुल प्रियंका जी, ये आप सामने खड़ी आपके सवालों के जवाब हम कपिल देव जी हमारे साथ में हैं। हम कपिल देव जी सवाल है कि वैक्सीन को लेकर के जब शुरुआत हुई तब विपक्ष ने जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के भ्रम पैदा किया, उस पर आप क्या कहना है? और दूसरी बात, अब जब वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है तो 18 से लेकर के 44 साल तक के उम्र के लोगों को वैक्सीन मिल नहीं पा रही है, इस संबंध में सरकार क्या कर रही है? दूसरा, अभी प्रियंका जी ने सवाल किया कि जिन लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा, उनके कैरियर का क्या होगा? क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोचने जा रही है? जब ये शुरू में ये बात आई थी तो बहुत खराब, हालांकि अखिलेश यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता है और मुझे छोटे कार्यकर्ताओं को उनको टिप्पणी करना उचित नहीं है।
और अखिलेश यादव जी का शुरू में बयान आया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों, कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। उसके कारण से प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हुई। लोगों को लगा कि पता नहीं ये भाजपा की वैक्सीन है, इससे क्या हो जाएगा, इससे नपुंसकता आ जाएगी, इससे कुछ और हो जाएगा। उससे समाज में इन्होंने एक विद्वेष पैदा करने का काम किया जो किसी भी रूप से ठीक नहीं था। और फिर आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव जी खुद ही वैक्सीन लगाते नजर आए। उनका समाचार पत्रों में, सारे चैनलों में फूट चला उनका कि अखिलेश यादव जी वैक्सीन लगवा रहे, तो वो वैक्सीन समाजवादी पार्टी की वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन उन्होंने क्यों लगवा दी? और सब लोगों ने लगवाई, जितने आपके सब नेता हैं, सारे पक्ष के लोग हैं, सब लोग लगाते नजर आ रहे। राहुल गांधी जी भी लगवा रहे। और उसके साथ साथ इसके अलावा जो मैडम ने अभी पूछा है, आदरणीय प्रियंका जी ने, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सरकार बिल्कुल मुतमईन है। जिन बच्चों के माता पिता चले गए हैं, यानी जिन बच्चों ने माता पिता खो गए हैं, उनकी चिंता सरकार कर रही है। आपके पास कोई नंबर हो, बच्चों को कोई जानकारी हो, तो आपके चैनल के माध्यम से हमको दे दें। उन बच्चों की सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। आज नाम देंगे, आरसीएम की व्यवस्था चालू हो जाएगी। सरकार ने पूरी चिंता की है, उसके लिए सूचना भी जारी हुई है, उसके लिए विज्ञापन भी जारी हुआ है, उसके लिए अनाउंसमेंट भी हो चुका है। बच्चों की शत प्रतिशत पढ़ाई की, शिक्षा की, रहने की, भोजन की, हर प्रकार की व्यवस्था जो भी बच्चों को चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार ने करती है, करेगी नहीं, करती है, आपको निश्चित है। और मुझको लगता है कि इस समय कोई ऐसा काम पेंडिंग अगर प्रियंका जी के पास हो, जो लगता है उनको हमको करना है, वो अभी बताएं, उसकी हम आज ही उसको मैसेज पहुंचवाएंगे, वो काम होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार पूरी गंभीरता से, पूरी संवेदनशीलता के साथ जन जन तक पहुंच रही है। इनके लिए सेवा हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी के सामने नहीं करें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि लगातार उनकी मदद करें, हर प्रकार का सहयोग करें। हम टीका टिप्पणी नहीं करते, हम काम को धरातल पर करके दिखा रहे हैं। वो चीज धरातल पर आकर के दिखी है। अभी आपने ही बताया कि ग्लोबल टेंडर हुआ है, किसी ने प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। अभी जो किचन सेंटर से जो खाने की व्यवस्था है, ऐसे सब लोग जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी चालू करके सबको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है, समाज की संस्थाएं कर रही है, हमारी पार्टी संगठन के दो लगातार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। और फिर भी कहीं आपको आती है, ठीक है, आप हमको बताइए उसको। जी ठीक है। कपिल देव जी, अब मनोज पांडे जी से हम सवाल लेते हैं। मनोज जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष है, और आपको लगता नहीं है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है उसमें समाजवादी पार्टी कहीं कमजोर नजर आती है? क्या ट्वीट के जरिए विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, या हम सरकार की गलतियों का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार गलतियां करेंगी और समाजवादी पार्टी उस खाली जगह में अपना पैर जमा देगी? हम जमीन पर नहीं जाएंगे, हम मैदान में नहीं जाएंगे, हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। क्या सोचना क्या है? समाजवादी पार्टी आखिर क्या करना चाहती है? मनोज जी। कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है मनोज जी आपकी? चलिए, हम प्रियंका जी के पास चलते हैं। मनोज जी का फोन हमसे कट गया है। अब प्रियंका जी, अभी कपिल देव जी ने कहा कि वे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो आपने सवाल उठाए कि उन लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है, उनके लिए वे पूरी व्यवस्थाएं करेंगे, किसी को भी इस तरह से अधर में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का सवाल यह है कि कांग्रेस के भी नेता जमीन पे कहीं नजर नहीं आते, चाहे वे प्रियंका गांधी हों, चाहे वे प्रदेश के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय नेता हों, वे सिर्फ ट्वीट करते हैं। तो कांग्रेस एक ट्वीट पार्टी बन गई है, रोज एक ट्वीट कर दिया और अपने कर्तव्य की समाप्ति समझ ली। आपको नहीं लगता कि ऐसे दौर में, जब ये महामारी का दौर चल रहा है, कि सारे विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य कोई दल हो, उन्हें सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए, सरकार के जो अच्छे काम है उसमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, बजाय राजनीति करने के? आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है? कांग्रेस कैसे उत्तर प्रदेश में अपने आप को सर्वाइव करेगी इन हालातों में? मैं इसमें तो सीधा यही बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के जो श्रीनिवास जी हैं, जब वो लोगों की मदद कर रहे थे, जब लोगों को ऑक्सीजन, दवा, ये सारी चीजें पहुंचा रहे थे, तो सरकार उनसे पूछताछ करने पहुंच जाती है। मतलब ये एक ऐसी पार्टी है, नहीं, वो तो गौतम गंभीर से भी की थी। गौतम गंभीर भाजपा के सांसद हैं। मेरी बात सुनिए,
जी, मेरी बात जी। सुनिए, वो तो उन्होंने पूछताछ गौतम गंभीर जो भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं उनसे भी की थी। ये तो सरकार पूछेगी भी आपके पास आए कहां से, उसमें कोई अरेस्ट नहीं किया है उनको, उनके ऊपर कोई मामला कायम नहीं नहीं, हुआ मैं है, पूछताछ की है तो लेकिन हम कानून सरकार के का ये दायरे में फर्ज रहकर ही तो बनता काम है कि करेंगे। जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं जो लोगों की मदद कर रही हैं या जितने भी लोग पर्सनल तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, आप और हम भी मदद कर रहे हैं ठीक, अभी लोगों की, प्रियंका जी का जवाब लेकिन लेते उस थे पर फिर मनोज सवाल देता उठाने का ये अभी समय नहीं है। आप मान के चलिए कि आपके सवाल पूछने हैं, आप बाद में पूछिएगा। आप तो जो लोग लोगों की मदद कर रहे हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से तो लोग डर जाएंगे। जो लोग दूसरों की मदद कर रहे नहीं हैं, जो लोग प्रियंका अपने जी क्या रिसोर्सेज है यूज इसी कर रहे हैं, आड़ अपना में, पैसा मेरी खर्च बात कर सुनिए। रहे हैं, नहीं आप नहीं उससे लोगों को प्रियंका जी डरा रहे हैं। जी, प्रियंका जी जी, नहीं नहीं जी, प्रियंका जी, मदद की आड़ में लोगों ने सिलेंडर ब्लैक भी किए हैं। मैं उन कांग्रेस के नेता को इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकता, लेकिन मदद के नाम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक हुए हैं, रेमडेसिविर ब्लैक हुई हैं। इसलिए कोई भी अगर इस तरह का काम कर रहा है तो पूछताछ में बुराई क्या है, उसको इतना बड़ा काला इश्यू बनाने की बाजारी क्या जरूरत रोकना है, जानकारी सरकार दे का देते, काम है। जानकारी दे देते। ठीक है, जानकारी एक तो अलग इसीलिए चीज तो होती है। पूछताछ की आप कि जिस कहीं तरह से कालाबाजारी तो उसको नहीं हो रही, ऑनलाइन सेवा ही हो कर रही रहे है हैं, ना। नहीं नहीं, देखिए ये बात गलत है। आप जो लोग मदद कर रहे हैं आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि जब गांव में हमारे जो डेड बॉडीज हैं उनको जलाने के लिए लोगों के पास लकड़ियां नहीं है, तो क्या सरकार एक व्यवस्था नहीं कर सकती कि लोगों को अंतिम संस्कार एक सम्मान पूर्वक मिल सके? इसके लिए लकड़ियों की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है ये सरकार। जो सरकार 20,000 करोड़ का विस्टा प्रोजेक्ट, संसद का सुंदरीकरण करना ज्यादा जरूरी समझती है, परंतु लोगों का अंतिम संस्कार एक सम्मानजनक पूर्व ढंग से हो पाए उसकी व्यवस्था नहीं करती है। ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, लाचार हो ठीक है। चुकी है, जिसका कोई अंत आपने नहीं मेरे बचा सवाल हुआ का है। जवाब नहीं दिया प्रियंका जी। आप आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे आपने हैं मेरे और सवाल का कांग्रेस जवाब नहीं पार्टी दिया। हर तरह से सक्रिय है, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया हो, सिलेंडर हो, पर्सनल तौर पर हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिन्हें जरूरत हो रही है उन पर हम संपर्क कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं। पर हमारे पास एक लिमिटेड साधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सरकार के पास अनलिमिटेड साधन रिसोर्सेज हैं। सरकार चाहे तो सबसे पहले जो गांव में जागरूकता अभियान है उसको चलाए, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो वहां पे प्रियंका जी, हम अवेयरनेस आते हैं का आपके गैप है, पास। वो फिल करे। ठीक है प्रियंका जी, हम आते हैं आपके पास। मनोज जी अभी आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। अखिलेश यादव तेजतर्रार नेता हैं, युवा चेहरा है, लेकिन बावजूद उसके वो जमीन पे कहीं नहीं दिखाई देते। वे लगातार ट्वीट करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, जिसके लिए समाजवादी जानी जाती थी, जमीन पे आकर के संघर्ष करना, सरकार की आंख से आंख मिलाकर के बात करना, वो तेवर कहीं नजर नहीं आते। क्या समाजवादी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि योगी सरकार कोई गलती करे और उस वैक्यूम में हम जाके खड़े हो जाएं? क्या आप क्या सोचते हैं? आपका क्वेश्चन है तो हमको बड़ा, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, हमें आश्चर्य भी है। मैं कह सकता हूँ कि कोविड के ठीक पहले अगर आप देखें तो माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी, अगर आप देखें 2 महीने का क्यों निकाल करके देखें तो 27 जिलों का उनका दौरा हुआ है, कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं, कार्यक्रम गए। हाँ, ये ठीक है कि कोविड में उनके जाने से कहीं बहुत भीड़ ना हो जाए और कहीं ये संक्रमण फैल ना जाए, तो उन्होंने बड़े कार्यक्रमों को बचाया है। लेकिन 27 जनपदों का माननीय अखिलेश जी ने दौरा किया है, कार्यकर्ताओं के बीच में गए, उनके मरने जीने पे गए, सुख दुख में शामिल हुए। अगर आप जन आंदोलन की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि शायद ये रिकॉर्ड होगा उत्तर प्रदेश में 40 साल में कि अकेले 42,000 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसानों के आंदोलन में, बेरोजगारी के मुद्दे पर, बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर, किसानों की खरीद लेकर के, किसानों को मुआवजा लेकर के, अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर के, नहरों में पानी की व्यवस्था को लेकर के, जितने आंदोलन हुए हैं सब समाजवादी पार्टी ने किए हैं। अगर आप देखिए किसानों के आंदोलन में भी अगर कोई इस देश में कोई ईमानदारी और मजबूती से लगातार 30 दिन तक आंदोलन चलाया है तो समाजवादी पार्टी ने चलाया है। हर आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व रहा है, उसका दिशा निर्देश रहा है और समाजवादी पार्टी कर रही है। अब सवाल ये है कि जो लोग इस लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर वो विपक्ष की सुनना नहीं चाहते,
ये बड़े बड़े हमारे नेताओं ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा, राजनारायण जी ने इसको कहा और इसको अटल जी ने भी कहा कि सरकार अगर अपने विपक्ष की बात नहीं सुनेगी, अनदेखी करेगी, सवाल उठाने पर उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे, सवाल उठाने पर जेल भेजा जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, बस सरकार कभी बहुत अच्छी नहीं चल सकती। और अगर आप देखें राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र तक, राजा भी अपने गुप्तचर भेज करके अपनी जनता के बीच में उनके सुख के बारे में जानकारी देता था। और इस चुनी हुई तंत्र में चुनी हुई सरकार और उसके राजा, अगर विपक्ष का बैठा हुआ व्यक्ति कोई कह रहा, देखिए मैं इस चीज को मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस गंभीर विषय पे आपने चर्चा किया है। हो सकता है कि शहरों में थोड़ी सी जागरूकता आई है, लोग मास्क लगा रहे हैं, घर से कम निकल रहे हैं, उनका पालन हो रहा है, लेकिन मैं आपसे उपाध्याय जी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से चाहता हूँ, उनसे आग्रह और विनती भी करना चाहता हूँ। गांव की पोजीशन बहुत खराब है, गांव में हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित है, उसकी जांच नहीं हो पा रही है, वो आज संघर्ष कर रहा है, दवाओं के अभाव में जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो किसी सोर्स लगा करके वेदांता और सहारा में, एम्स में, अपोलो में जाके एडमिट हो सके। जब यहाँ के L2 L1 के हॉस्पिटलों में दाखिला नहीं हो रहा है तो वो इस कल्पना नहीं कर सकता कि लखनऊ में एडमिट होंगे। गांव की तरफ सरकार को रुख करना चाहिए, अभियान चला करके निष्पक्ष भाव से कोविड की जांच करानी चाहिए, गांव-गांव, घर-घर करानी चाहिए और उन पेशेंट्स को तुरंत रिलीफ देना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। नहीं हो सकता है कि सरकारी आंकड़ों में हम कुछ भी अपने पाले, लेकिन आने वाले दिन भयावह हो सकते हैं। जब कहना इसके बाद ने भी इस बात को कहा है कि हम लोग तीसरी लहर का मनोज पांडे जी, आपने जो सवाल उठाए हैं उस पर WHO ने ट्वीट किया है। WHO ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गांव में टेस्टिंग करवाई है, जिस प्रकार से घर घर जाकर के टेस्टिंग चल रही है, वो मॉडल अन्य प्रदेशों को भी अपनाना चाहिए। इसके 2 दिन बाद ही नीति आयोग ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है। और आप कह रहे हैं कि गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो क्या WHO झूठ बोल रहा है, क्या नीति आयोग झूठ बोल रहा है, सच क्या है? आप तो जनता के बीच में रहते हैं। बिल्कुल, मैं जनता में रहता हूँ, मैं किसी सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ये महामारी राजनीति करने का वक्त नहीं है। हम लोगों के आंखों में आंसू है, मरते हुए परिवारों को, बिलखते हुए परिवारों को देखा है, बिना ऑक्सीजन के मरते हुए लोगों को बड़ी बेबसी से हम लोगों ने देखा है। किसी अधिकारी फोन नहीं उठाने का हम लोगों को तैयार था। हम लोग गाँव में जा रहे हैं, लोगों को खांसते हुए और बुखार से पीड़ित हम लोग देखते हैं, लोगों को जो हो सक रहा है उनकी दवा करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। मैंने अपने सोर्सेज से 300 सिलेंडर यहाँ मंगाए, खरीदे, लोगों को देने का काम किया इस बीमारी में भी, और आज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, नीति आयोग क्या कह रहा है, WHO क्या कह रहा है, इन सब चीजों को दर्ज बना करके सरकार आज राजा है चुनी हुई, आज सरकार को अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। जो जनता है वो उनकी प्रजा ही नहीं, उनकी परिवार है। आज परिवार के लोग मर रहे हैं, कोई अपना माँ खो रहा है, कोई बेटा खो रहा है, कोई पिता खो रहा है, हम लोगों ने भी खोया है। और मैं कह सकता हूँ बड़े दावे से कि अगर कोई सही सीने पर हाथ रख करके सोचेगा, कोई व्यक्ति नहीं है देश का जिसने अपने परिवार रिश्तेदार का एक व्यक्ति इस संक्रमण काल में, इस महामारी में नहीं खो दिया होगा। तो सरकार को इसमें चिंतन करना चाहिए। एक कहावत हम लोगों के यहाँ पूर्व में कही जाती है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो पिछड़ गए ठीक है, क्या पूर्णी क्षति है। अब पछताने से क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत। कपिल देव जी, मनोज पांडे जी का कहना है, प्रियंका जी का भी कहना था कि गांव के हालात खराब हैं। और सच में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो दृश्य दिखाई देते हैं गंगा के तटों पर, नदियों के तटों पर, और जो लाशें जिस तरीके से दफन की गई हैं, वो लाशें देख करके दिल दहल जाता है। तो गांव की स्थितियां क्या हैं? आप एक लोकप्रिय मंत्री हैं और आप तो कौशल विकास मंत्री हैं, तो आपका लोगों से, युवाओं से ज़्यादा जुड़ाव है, गांव में आपका ज़्यादा जुड़ाव रहा है। वस्तु स्थिति क्या है और सरकार कहाँ खड़ी है और सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये जो नदी के किनारे डेड बॉडी मिली है, ये वाकई दर्दनाक है। और हमको लगता है कि हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है। ये डेड बॉडी कहाँ से आई, इसकी जांच चल रही है। और आज ही, कल ही, परसों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
तुरंत उसकी घोषणा भी पहले भी घोषणा की थी, ये घोषणा 15 दिन पहले ही हो चुकी थी कि नगर निकाय विषय आया था, जिला ग्राम सभाओं के लिए विषय आया था कि जो ऐसे लोग जो मृतक हैं और वो कोविड से मर रहे हैं, उनका संस्कार का खर्चा सरकार उठाएगी। कल भी घोषणा हुई है कि 5,000 रुपया उसका हम देंगे, उसकी घोषणा होगी। जो हमारे मित्र साथी या अन्य लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, देखिए तो मैं ये बात को मान सकता हूं कि साफ सरकार के स्तर पर कहीं किसी अधिकारी लापरवाही की, तो अन्य जो विपक्ष के लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो गांव गांव के अंदर बैठे हैं, क्या किसी ने दफन करने से पहले, डेड बॉडी को दफन करने से पहले क्या किसी ने बताया कि साहब ये बॉडियां, इनका हम संस्कार नहीं कर पा रहे, इनको दफन करना पड़ रहा है? ये जिम्मेदारी समाजी लोगों की नहीं है, ये जिम्मेदारी वहां पे रानी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नहीं है। उन्होंने वहां के डीएम को, वहां के एसएसपी को, वहां के सिटी मजिस्ट्रेट को, अगर 50 बॉडी कहीं दफनाई गई है, तो क्या किसी ने दफनाने से पहले ये बात बताई कि साहब पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में या लकड़ी के अभाव में ये दफनाई जा रही है? अब ये विषय आया तो इसकी हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये हमकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर ये हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वहां के जिम्मेदार लोग, जो भी पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, जिला पंचायत के सदस्य चुन करके आए हैं, ग्राम सभा के सदस्य चुन करके आए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बताने की कि भाई हम इसका संस्कार नहीं कर पा रहे। ये अपनी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और ये पता नहीं कितनी बड़ी लापरवाही कितने बड़े स्तर पर हुई है, इसकी भी जांच होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी हमने जिम्मेदारी दी है। तो सरकार ने 5,000 रुपये प्रति डेड बॉडी देने की घोषणा की। नहीं कपिल देव जी, ये बताइए कि ये सवाल आ रहा है कि ये इसलिए दफनाए गए क्योंकि उनको लकड़ियां ही नहीं मिली जलाने के लिए और उनके पास पैसे नहीं थे, और हम ये कह के बच नहीं सकते कि ये समाज की जिम्मेदारी है। इस समय भय का, दहशत का माहौल है। मैं आपके चैनल के माध्यम यही पूछा था कि क्या किसी एक भी व्यक्ति ने किसी को सूचना की? अगर 50 डेड बॉडी भी दी है तो 50 में क्या किसी एक भी व्यक्ति ने किसी को कहा कि तो लकड़ी नहीं है या सामग्री नहीं है, हमको मजबूरी दफनाना पड़ रहा है? दफनाने के लिए जेसीबी मशीन गई होगी, ट्रैक्टर ट्रॉली गया होगा, लोगों ने फावड़ा चलाया होगा, 10-20-50 आदमी उस काम में लगे होंगे, किसी एक आदमी गड्ढा खोदा नहीं होगा। तो यानी कुछ लोग तो उसके अंदर लगे। जब वे लोग लगे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, किसी की मानवता के नाते, सामाजिकता के नाते, सूचना, कई बार सूचना, सारी सूचनाएं प्रशासन डीएम के पास नहीं होती, लेकिन प्रशासन को सूचना दी जाती है तो प्रशासन की चिंता करता कि व्यवहारिक पक्ष है, तो उनकी जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि हमने किसी को सूचना की और तत्कालीन प्रस्तावने किसी व्यक्ति ने, अधिकारी ने उसकी चिंता नहीं की, उस पर कार्रवाई नहीं की, तो उस पर कार्रवाई होगी? तो मेरा मतलब ये कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो एक बार, और जो ये हुई है प्रियंका जी, बाकी अच्छा नहीं हुआ। प्रियंका जी चलिए ठीक है कपिल देव जी। प्रियंका जी, कपिल देव जी ने जो कहा आपने सुना, उनका कहना है कि किसी ने शिकायत ही नहीं की कि उनके पास। ये काम तो प्रशासन का है, आपका डीएम, आपकी बोलिए प्रियंका जी, आप बोलिए। आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आपका प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। इतनी सारी डेथ हो जा रही है, इतनी डेड बॉडियां गड़ी और आपके प्रशासन को पता भी नहीं चल रहा। आपको ये नहीं पता चलता, आपको जेल के अंदर की व्यवस्थाएं हो या जेल के बाहर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो, हर तरह से फेल है आप। और उसके बाद आपके पास ये कम्युनिकेशन नहीं है कि यहाँ पर 2000 डेड बॉडीज गाड़ी गई है। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है, ये जानने की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर 2000 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो फिर आप पूरी तरह से फेल है। आप तो पहले ही अपने आप को फेल साबित कर रहे हैं। आप इस बात को टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि आपको तो फिर WHO तारीफ क्यों कर रहा है? WHO क्यों तारीफ कर रहा है? देखिए प्रियंका जी, WHO क्यों तारीफ कर रहा है? छवि सुधारने पर जितना ध्यान दे रहे हैं ये तो WHO सरकार के अंतर्गत नहीं आता। WHO सरकार, मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, WHO उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आता, न ही वो केंद्र सरकार के अधीन आता, न ही वो किसी पार्टी के अधीन आता। WHO एक स्वतंत्र संस्था है जो पूरे वर्ल्ड हेल्थ के लिए काम करती है, तो वो तारीफ कर रही है। देखिए WHO का जो ये ट्वीट है, जो इनका ट्वीट है, वो उसने रीट्वीट कर दिया है। उसके साथ में कोई ऐसी तारीफ नहीं करी है कि आपका काम इतना अच्छा है। अगर आपका काम इतना अच्छा है तो इंटरनेशनल मीडिया उस फोटोज को क्यों वायरल कर रही है? इंटरनेशनल मीडिया पे पूरी तरह से डेड बॉडीज की WHO रीट्वीट ऐसे ही नहीं करता है। WHO ट्वीट को रीट्वीट ऐसे ही नहीं करता है। WHO बगैर फैक्ट के रीट्वीट नहीं करता। उसके खुद के लोग नहीं, WHO के खुद के लोग इस काम में मुहिम में लगे हुए हैं। WHO को तो रीट्वीट करना ही था, लेकिन अपने सर पर इसका सेहरा बांध लेना और ये सोच लेना कि सब कुछ ठीक है, अपना सर रेत में डाल लेने से ये नहीं हो जाता कि मौसम सुहावना हो गया है।
आप तो उसी कंडीशन को दोहरा रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया। एक डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट कर दिया कि आप कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, आप उसके साथ में संसाधन जुटा रहे हैं, और आपने ये मान लिया कि आप जीत गए कोरोना की जंग, जैसे आपने 1 साल पहले कोरोना की जंग जीत ली थी और उसके बाद सो गए थे आप इलेक्शन में व्यस्त हो गए थे। नहीं, मुंबई हाई कोर्ट ने भी तारीफ की है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी तारीफ की है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसी तरह से महाराष्ट्र में भी की जाए। ऐसा नहीं है, मतलब हमें जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये सही है कि अव्यवस्थाएं हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी। आंकड़े भी सही दीजिए, तब ये सरकार जवाबदेही क्या होती है। आप ये बताइए, जब ये सरकार आंकड़े झूठे दे रही है, मौत के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है, तब भी तो कोर्ट इनसे सवाल पूछ रहा है। कोर्ट इनसे ये भी तो कह रहा है कि आपकी अगर कोई आलोचना कर रहा है, अगर आपसे ये कोई कह रहा है कि इन चीजों की कमी है, तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, आप उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं कर सकते। एक सामान्य व्यक्ति जो अपने पत्नी के गहने बेचकर ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान कर रहा था, आपने उसको तक जेल में डाल दिया। जो अस्पताल ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, आपने जेल में नहीं डाला, जेल में नहीं डाला उसको, जेल में नहीं डाला प्रियंका जी, जेल में नहीं डाला उसको, जेल में नहीं डाला उसको। उससे केवल पूछताछ की थी, और पूछताछ गौतम गंभीर से भी की थी। नहीं, विकी नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर मनोज पांडे जी, सवाल यही है, लोगों की मदद की। मनोज पांडे जी से हम सवाल लेते हैं। मनोज पांडे जी, सवाल अब यही है कि कोरोना से जहां हम धीरे धीरे निजात पा रहे हैं शहरों से, गांव में ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक तीसरी लहर की आशंका है। वो तीसरी लहर है कि ये लहर बच्चों पे आएगी। अब इन दूसरी लहर से क्या हमने कुछ सबक लिए हैं? क्या तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इस तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी, और क्या हम सबको मिलकर के इस लहर के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? मनोज पांडे जी। उत्तर प्रदेश की जनता अपने राजा की ओर टकटकी लगा करके बड़े भाव से वो देख रही है। क्या आने वाले दिनों में हम फिर अपने परिवार हमारे परिवार का एक साया था, अब उन परिवार तो ठीक है। हेलो, हाँ मनोज जी आप जारी रखिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। लेकिन हाँ आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे साथी जो सदन के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी मार्मिक टिप्पणियां और जिला प्रशासन और अधिकारियों के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं, उनके फोन को रिसीव न करना, उनकी किसी बात को सुनना नहीं, ये बात मैंने नहीं कही। ये सत्ता पक्ष के जो हमारे साथी सदन के विधायक हैं, उन्होंने ये चिट्ठियां लिखी हैं, और मीडिया पर ये भी वायरल हुई। मेरे यहाँ रायबरेली जनपद के मेरे परिवार के स्वरूप हमारे साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे दल बहादुर का निधन हो गया कोरोना और कोविड। मैं उनके घर गया था, उनके परिवार के खिलाफ बातों को सुन तमाम अधिकारियों के पास, तमाम सीएमओ के पास, सीएमएस के पास पैर पकड़ करके विनती करता रहा, मेरे बेटे को, मेरे पिता को एडमिट करा दीजिए। 6 दिन तक उनको कोई बेड नहीं मिल पाया। फिर दुख गई, हमें दुख है। यहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, सवाल बहुत बड़ा है, मानवता को बचाने का है, जनता को बचाने का है, गरीब लोगों को बचाने का है। हमें दुख है कि हम लोगों के आंखों के सामने ऐसे लोग मरते चले गए, उनके परिवार चले गए। इसकी हम लोगों को तकलीफ है और तकलीफ रहेगी। बिल्कुल मनोज जी। मनोज जी, आपके सवाल का जवाब हम लेते कपिल देव जी से, लेकिन कपिल देव जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज की हमारी डिबेट एकदम साफ थी। मुद्दा था कोरोना से जंग में क्या हम जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बादल धीरे धीरे छंट रहे हैं। आज से 20 दिन पहले 35,000 मौतों का आंकड़ा था, अब ये घट कर के 12 और 13 पे रह गया है। उम्मीद है कि एक नई सुबह आएगी और फिर से हम उसी तरह से हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, गांव में भी मुस्कुराहट आएगी और तीसरी लहर का हम सामना कर सकेंगे। नमस्कार।